जैसे कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हैं तो फिर उससे ये चीज क्लियर हो जाती है पीवाई के उधर देख करके कि इससे क्वेश्चन कैसा बन सकता है, एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। भी आपको कभी भी डाउट आता है एकदम से, आप इंस्टेंटली तभी उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जल्दी से जल्दी। अदरवाइज अगर यहाँ पे डाउट रह गया तो फिर वो डाउट रहेगा और बाद में वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, फिर वो फाइनली नंबर लेकर के जाने वाला है। तो अदिति, कैसा लग रहा है कि प्राइवेट नौकरी छोड़ के फिर आए थे कि मुझे सरकारी नौकरी मिले? तो इतना सारे नौकरी और इतना सारे अपॉर्चुनिटीज है, अभी भी अब मिलता ही जा रहा है, मिलता ही जा रहा है। ठीक है, जैसे कि एनपीसीएल में तो हो गया, उसके साथ हम्म। साथ बीईएल का भी रिटर्न क्वालिफाई कर गया, कर गई। ठीक है, बीईएल का भी रिटर्न क्वालिफाई कर गई। उसके बाद जो इसरो है उसका भी इंटरव्यू अभी पेंडिंग है। इतना सारे जो अपॉर्चुनिटी मिलता जा रहा है। दूसरा होता है एक नौकरी, ऐसा भी एक बच्चे सरकारी नौकरी के लिए तड़पता रहता है। तुमको क्या अच्छा। लगा था कि जब नौकरी छोड़ रहे थे प्राइवेट, कि मुझे इतना सारे सरकारी नौकरी का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ऐसे कभी लग रहा था? नहीं सर, जब मतलब छोड़ा था तब तो ऐसा तो बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था मैंने। बट ये चीज मेरा जरूर था कि ठीक है, मेरे को एक पीएसयू जॉब पकड़नी है और जब तक नहीं मिल जाती तब तक एफर्ट डालते ही रहना है। ये सबसे बड़ी बात है कि कंसिस्टेंसी, भाई हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बिल्कुल सर। जब तक नहीं मिल जाता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो, अदिति का सबसे कम टाइम लगा मेरे हिसाब से, तुम्हारा 6 मंथ में गेट क्वालिफाई कर गए थी। हाँ सर। तो अदिति नौकरी छोड़ छोड़ दिया, क्योंकि प्राइवेट नौकरी था। तो उसके बाद जाके लगा कि भाई हमें तो सरकारी नौकरी में जाना है। अब सरकारी नौकरी के लिए कितना किया? दैट इज अबाउट 6 मंथ। 6 मंथ के बाद, बट वो 6 मंथ में मुझे पता चल रहा था, दिख रहा था कि पढ़ाई कर रही है। ठीक है, मुझे पता बहुत चल रहा पढ़ाई था। करी। जो तुम्हारा जो डाउट आता था ना, जैसे मेरे पास व्हाट्सएप हाँ। में जैसे डाउट आता था, तो मुझे मेरा मतलब जैसे बाकी सारे को हम पहचानते, जैसे सारे बच्चे करते रहते हैं बात, बट मुझे पहचान में आ गया हम्म। था कि ये तो कर रही है, मतलब कोई भी चीज छोड़ नहीं रही है। जहां जहां डाउट आना हाँ। चाहिए बच्चे को, हमें भी पता है कि ये सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में यहाँ पे बच्चे का डाउट आना चाहिए, तो वहाँ वहाँ का मैसेज आ जाता था। तो फिर मैं एक्सप्लेन करता था कि भाई ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो ये जो चीज़ है कि हाँ 6 मंथ का मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 मंथ में पढ़ना कोई मूंगफली नहीं है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो पूरा बिल्कुल। समुंदर है। तो इस हम्म। पूरा समुंदर में जैसे मैंने क्या जुगाड़ लगाया, मैंने जुगाड़ लगाया कि जो भी बच्चे पढ़ने आए तो उसको जो जो एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है, चाहे वो पीएसयू का कोई एग्जाम देने जाए, चाहे वो गेट एग्जाम देने जाए, हाँ। ऐसा मटेरियल बनाया जाए जो मटेरियल कंटेंट्स एवरीथिंग। फिर टीचर से पढ़ने जाओ, टीचर पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं टीचर खराब पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ने के बाद आपको लगा हम्म। बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन दैट इज नॉट हाँ। सफिशिएंट। प्रॉब्लम इज दैट कि बच्चे को जो, जैसे अभी देखा होगा कि जो तुम्हारा ऊपर जितना भी रैंक है, हाँ तुमसे सर। ऊपर में जितना भी रैंक है गेट का, हाँ सबका, सर। किसी ने 5 साल प्रिपरेशन किया, किसी ने 6 साल प्रिपरेशन किया, तुमने 6 महीने में फोड़ दिया। ठीक है, अब राइट छह सर, महीने में बिकॉज बिकॉज सही टाइम पे आपको अगर सही स्ट्रेटेजी मिल जाए ना सर, तो ये 6 मंथ्स में भी पॉसिबल है। हाँ, तो वो क्या है कि जिससे बच्चे, मतलब बच्चे को जो है, अभी सारे बच्चे को हम वही सजेस्ट करता है कि भाई ये 6 साल पढ़ के तुमको एयर वन लेके नहीं आना है। ठीक है, 5 साल पढ़ के नहीं। एयर टू लेके नहीं आना है तुमको। 6 महीना में, 1 साल में कैसे पढ़े, और उसके लिए कैसे मंडल का दीनी इलाज को सपोर्ट कर सकता है, बताओ। राइट। सर सबसे पहले मेरा यही कहना है कि जैसे अभी गेट की हम तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स आने वाला है, और जिसमें भी अगर मैकेनिकल की बात करें तो उसका कोर्स तो सभी ब्रांचेस में सबसे ही ज्यादा है। हम्म। तो इसके लिए हमारे पास में जरूरी है कि हम बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से उस एग्जाम को टेकल करें। तो फिर उसमें हमें ये चीजें देखने चाहिए, जैसे कि आपने वो हमें दिया था मटेरियल, लाइक प्रायोरिटी ऑर्डर जो है, कि हम्म। चैप्टर्स को जब हम कंप्लीट कर रहे हैं तो क्या उनका प्रायोरिटी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उन वाले सब्जेक्ट्स को पहले देख रहे हैं जो आते ही बहुत कम नंबर के हैं, उन पे हम ज्यादा हमारा टाइम और एनर्जी तो नहीं लगा दे रहे।
ये चीज देखना सबसे पहले बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद में जैसे कि दीनी लाइफ में ये चीज है कि जैसे पर्टिकुलर एक ही टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर वहां पे आपको सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे एक तरफ कि हाँ भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर चैप्टर में। क्योंकि सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कई ऐसे भी हैं जिनसे इतने क्वेश्चंस आए नहीं है, पर अगर मैं उनको टाइम दे रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा ही टाइम और एनर्जी वेस्ट हो रहा है। अल्टीमेटली जो भी मैं एफर्ट पुट कर रही हूँ मुझे उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो यही चीज है कि पहले आप अपना बेसिक डेवलप करो, चैप्टर्स को पढ़ो, उनके जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सबसे पहले देखो। क्योंकि जब भी कोई भी नया एग्जामिनर भी है तो फिर वो अपना पेपर सेट करता है तो वो पीवाईक्यू को रेफर करता ही है। आप पीवाईक्यू को रेफर करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि अभी आपके कहाँ पे बेसिक्स वीक है, आपको किस लेवल पे चीजें आती है। और जैसे जैसे करते करते आगे बढ़ोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता जाएगा। ये चीज है सर मेरा तो तो कहना। ये लोगों को, बच्चे को ये नहीं पता है दीनी इलाही क्या है, व्हाई दिस इज दीनी इलाही। तो दीनी इलाही का मतलब होता है, दैट इज बेसिकली एक स्टडी मटेरियल ही है। उसका दीनी इलाही का मतलब है कि इसलिए नाम है कि गुड ऑफ एवरीथिंग, जहां जहां से जो कुछ भी मिला सबको उठा के इसमें फाइल में डाल दिया गया। ठीक है। चाहे वो थ्योरी हो, थ्योरी भी है, क्वेश्चन हो, क्वेश्चन भी है, गेट है, गेट का भी है, आईएएस है, आईएएस का भी है, इसरो है, डीआरडीओ का है, पीएसयू का है, जितना भी दुनिया भर का क्वेश्चन है उसको सीक्वेंस में डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया? एंड नॉट ओनली क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर भी है। तो क्यों डाल दिया गया? क्योंकि हम्म, बच्चे को पता ही नहीं लगता कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा इंपॉर्टेंट है। आप जैसे बिल्कुल। मान लो कि आप पढ़ रहे हो मेटल फॉर्मिंग, ठीक है, एक सिंपल सा चीज है, मेटल फॉर्मिंग आप पढ़ रहे हो। मेटल फॉर्मिंग में आपने पढ़ना शुरू किया कि देखो इसमें जो पहला जो मटेरियल होता है उसका मटेरियल का क्या होता है, उस मटेरियल में कैसे कैसे ग्रेन चेंज होता है। ठीक है, ऐसे पढ़ाया जाता है। वो मैं ये नहीं बता रहा हूँ, कुछ कुछ जगह में तुम तो मेरे से पढ़ी हो इसलिए तुमको पता नहीं है। ठीक है। जो बाकी लोग पढ़ता है सबसे पहले बोलेंगे ग्रेन किस तरह से डिफॉर्मेशन होता है, उसके अंदर में जब ये जो आपका यील्डिंग हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसमें मैकेनिज्म कैसे है, मतलब जैसे जो क्रिस्टल है ना, वो क्रिस्टल में क्या क्या चेंजेस होता है। उसके बाद किस तरह से हमारा जितना भी मटेरियल साइंस का ये आता है कि डिसलोकेशन है, कैसे एक जगह में एक्यूमुलेट होता है, हाउ दिस विल फॉर्म, हाउ दिस विल डिफॉर्म। तो ये सब पढ़ने के बाद बच्चे को लगता है हम तो बहुत नॉलेजेबल हो जा रहा है। हम्म, आज तक मुझे बता दो कि किस तरीका से ये जो डिसलोकेशन मैकेनिज्म कॉन्सेंट्रेट होता है और वो मेटेरियल को फेल्योर कराता है, ये कभी हमारा चीज में आया? किसी भी एग्जाम, तुमने तो इतना एग्जाम दिया, ठीक है, इतना तुमने टेस्ट दिया, किसी जगह में आया है? लेकिन वही पढ़ा जाएगा मेटल फॉर्मूला सबसे पहले। अब बच्चे को लग रहा है बहुत मजा आ रही है, और आता कौन सा है? नाउ थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी, ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेन, फ्लो हम्म, स्ट्रेस। ठीक है। अब फ्लो स्ट्रेस, राइट। एवरेज फ्लो स्ट्रेस, बंदा तो आज तक कोई बंदा का ये क्लियर नहीं है कि फ्लो स्ट्रेस कब लगाऊं कि एवरेज फ्लो स्ट्रेस कब लगाऊं। ठीक है। अब जैसे वो सारे क्वेश्चन इकट्ठा दिख रहा है कि भाई ये तो भर भर के ही का आया है। ठीक है। तो हाँ, इकट्ठा जब क्वेश्चन दिख जा रहा है तो उसमें क्या हो जाता है कि तुम्हारा एकदम फोकस आ जाता है भाई इसी में करें। अब जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं बिल्कुल। उसमें क्या हो रहा है कि जैसे तुम जहाँ पे क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन कम आया, जैसे मटेरियल साइंस में हमने पढ़ा है भाई ये तुम्हारा हम्म, हॉट वर्किंग है, तुम्हारा कोल्ड वर्किंग है। अब हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग बच्चे पढ़ लिया भाई, ये हॉट वर्किंग होता है, कोल्ड वर्किंग होता है। अब वो चीज का अगर मैंने और डिटेल्स में पढ़ा हूं तो देखो हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग में तो पीएचडी होता है नहीं होता है, हाँ। मेटल फॉर्मिंग में पूरा हम्म, पीएचडी होता है। अब मैंने अगर उसका हम्म, दो कॉन्सेप्ट क्लास में अगर पढ़ा दूं तो आपको मजा आएगा, स्टूडेंट को मजा आएगा, ये मुझे पता है। हाँ, लेकिन वो जिंदगी में कोई एग्जाम में नहीं आएगा। राइट सर। अभी हम जैसे कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हैं तो फिर उससे ये चीज क्लियर हो जाती है पीवाई के उधर देख करके कि इससे क्वेश्चन कैसा बन सकता है, एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फिर एक उधर फिर ये है कि एग्जाम में आपके उस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। एग्जामिनर का दिल का मतलब तो पता चले कि भाई इससे पूछेगा क्या। वही। मैथमेटिक्स का बताओ, तो मैथमेटिक्स अभी मेरा शुरू होने जा रहा है। ठीक है। हाँ, मैथमेटिक्स में कौन कौन सा ब्रांच का क्वेश्चन डाला था? मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर एक्सी, साइंस, सब इंस्ट्रूमेंटेशन, कुछ। एक्सी, ईएस। मतलब
जो जो ब्रांच का क्वेश्चन है, आप जब 2025 में क्वेश्चन आया भाई, वो कभी सिविल में पूछा गया था ऐसे, हम्म। सिमिलर क्वेश्चन कभी सिविल में पूछा गया था, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा गया था, कभी ऐसा नहीं होता कि मैकेनिकल में ही पूछा गया था। ऐसा जब क्वेश्चन आया हो, ऐसा नहीं कि मैकेनिकल में पूछा गया था, किसी में भी पूछा गया था। बट जब सबको हमने सीक्वेंस कर दिया, भाई ये तुम्हारा रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, आज तक धरती में ऐसे ऐसे क्वेश्चन रैंक ऑफ मैट्रिक्स से आया है। ये हाँ, हमारा कैलकुलस है, डिफरेंशिएबिलिटी है, इसका ऐसे ऐसे क्वेश्चन आज तक गेट में आया है। आप जब गेट में आए हैं, आप गेट में कोई किसी का भी आए, चाहे मैकेनिकल से है, चाहे इलेक्ट्रिकल से है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से है, बट वो गेट का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ना। इवन मैं कहूंगी कि वो जो मैथ्स का मटेरियल है, मैंने भी जैसे कई बार देखा है और किया भी है, तो फिर उसमें ऑलरेडी इतने ज्यादा क्वेश्चंस है, क्योंकि सारे ब्रांचेस के क्वेश्चन है, कि अगर आप उन्हीं को ही अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तो फिर आपका आराम से निकलेगा गेट में। अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने से अच्छा है कि जो आपके लिमिटेड रिसोर्सेज है, आप उन्हीं को ही फिर से प्रैक्टिस करो और फिर से रिवाइज करो। चलो कोई एक सब्जेक्ट बताओ जो मेरे से तब नहीं बना था, क्योंकि तुम जब थी तब तो सारा सब्जेक्ट मैं बना नहीं पाया था। कोई ऐसा सब्जेक्ट बताओ जो मेरे से बना नहीं पाया था, कौन सा था? मशीन डिजाइन? सर, नहीं, नहीं, मशीन डिजाइन तो किया था मैंने। मशीन अगर डिजाइन हो जैसे गया था। मैं देखूं तो थ्योरी ऑफ मशीन के जैसे कुछ चैप्टर्स है ना, वो कैम्स एंड फॉलोवर तो आते ही हाँ कम है। वो हाँ वो नहीं था। हाँ हाँ हाँ। बैलेंसिंग, गायरोस्कोप, गवर्नर, हाँ, तो ये सब नहीं था, हाँ वो वाला पोर्शन हाँ था। हाँ। बस तो एक वो तो उसमें जो जो, जो तो ठीक है, उसमें मेरा नहीं था। मेरा नहीं था तो अगर तुमको दूसरा एग्जाम के लिए वो पढ़ना पड़ा, अगर पढ़ा आपने कि ऐसे दूसरा एग्जाम के लिए तेल कितना निकाला, हाँ कैसे हुआ, उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बच्चे को पता चल जाए कि हाँ हाँ। कैसे। हाँ बताओ पर उसका। जैसे है ना, मैंने एक, हाँ, टर्बो मशीन्स और कंप्रेसर्स और कंप्रेसिबल फ्लो, जैसे ये तीन हम्म, टॉपिक्स करे थे, क्योंकि आपके हम्म। थे नहीं तब लेक्चर्स। अभी तो भी नहीं है, सबसे पहला तो, अभी भी हाँ, नहीं, मतलब अभी मैं अभी बना रहा भी हूँ। वो जैसे पुराने वाले नोट्स पढ़े, आई थिंक 2007 वाले आपके हाँ। ना, तो फिर अभी मुझे अभी का करंट का मटेरियल चाहिए था। तो पहले हम्म, तो ये देखने कि कहाँ पे कंप्लीट मटेरियल है, कहाँ पे मुझे कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाएंगे, मुझे उसमें ही टाइम लग गया, वहां पे उसको कंप्लीट करने में, क्योंकि मैं देख रही हूँ तो कहीं पे आधा पढ़ा रखा है, कहीं पे कुछ टॉपिक्स मिसिंग है, कहीं पे कुछ मिसिंग है। और ये चीज सर तब पता लगती है जब आप लेक्चर कंप्लीट करने के बाद में पीवाईक्यू करने जाते हो, अरे ये तो अटक रहा है यहाँ पे, ये तो हुआ ही नहीं, अरे ये तो पढ़ाया ही नहीं। तो उसमें अभी ये चीज का जो एक्सेल शीट है, जहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छे से अलाइंड है, उसका बहुत अच्छा रोल आता है। अभी मुझे कुछ भी पढ़ना है, लेट सपोज मैं उधर जाती हूँ, सर्च करती हूँ, मुझे मिल जाता है टॉपिक मेरे सामने, तो मेरा वो टाइम बच जाता है। भाई वो रिसोर्सेज तो एक से, बहुत सारे हैं, वो एक्सेल शीट से बट मंडल मंडल का ही है ना, और दुनिया में किसका हाँ है? हाँ हाँ हाँ, नहीं, वो नहीं है, और नहीं है। इस वजह से तो टाइम लग रहा है सर, इस वजह से आ- टाइम लग रहा है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम जितना टाइम ढूंढने में, मटेरियल ढूंढने में लगा दोगे, उतना टाइम में तो हमारा 5 बार रिवीजन हो जाएगा। तुमको सबसे पहले क्या हुआ, जब से आई तब से मैंने एक स्प्रेडशीट पकड़ा दिया कि ये लो, इसमें सब कुछ है, एक फॉलो कर लो, इसमें सारे चीज दिख जाएगा। लेकिन जो टॉपिक अभी तक हुआ नहीं, मुझे पता है ऐसे जो जैसे जो जो बताइए अब तुमने, एक तो हाँ, टोम का कुछ पार्ट है वो टर्बो नहीं हुआ, मशीन। हाँ इंडस्ट्रियल का कुछ पार्ट नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल का हाँ भी कुछ पार्ट हमारा नहीं हुआ अभी तक। हाँ, तो उसमें, ट्रांसपोर्टेशन हाँ सिंप्लेक्स। हाँ, और ट्रांसपोर्टेशन सिंप्लेक्स जो हाँ, इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सब वाला नहीं हुआ। असाइनमेंट। असाइनमेंट ये वाला हाँ नहीं हुआ। हाँ अब जो ये नहीं हुआ, जैसे ही जो टॉपिक मेरे से अभी तक नहीं हुआ, वहां पे तुम्हारा तेल निकल गया कि भाई हाँ, ढूंढते लग रहो। रहा है। ठीक है। बिल्कुल इस सर, बहुत सारे सोर्सेज अलग अलग रेफर करने पड़े हैं, और उसमें फिर टाइम जाता है सर, टाइम जाता है, फिर वो इफेक्टिव होता भी नहीं है। नहीं हो पाता। वो वो इफेक्टिव नहीं हो और पाता फिर है तुमने। कोई चीज जो मुझे लगती है ना, कि जैसे मतलब आप एक टीचर से अगर तुम अभी पढ़ रहे हो, तो उधर ना एक ट्यूनिंग बैठ जाती है स्टूडेंट और टीचर की। तो फिर हम्म ना, ठीक है, शुरुआत के एक दो टॉपिक्स में आपको टाइम लगता है, और फिर बाकी के तो बहुत जल्दी कंप्लीट होते हैं। हम्म। तो उसमें तुम्हारा क्या बात है कि मंडल ही सारे बना दें आप? हाँ ठीक सर, है। बना दो आप। तो आने वाले जो अभी और बच्चे हैं, उनको इसका बेनिफिट हो जाएगा, जैसे अभी टर्बो मशीन्स वगैरह और जैसे दूसरे टॉपिक्स हैं, वो भी उनको उधर ही मिल जाएंगे। नहीं, वो तो
टेक्निकल वाला तो मैं बना ही रहा हूँ। टेक्निकल वाला का टाइम कमी हम्म, के चक्कर में ख़त्म नहीं हो पाया था, अभी तो एक एक करके बन रहा है, इस बार हमारा मोस्टली ख़त्म होगा। बट जो पेपर वन है उसमें मैंने अभी तक काम नहीं किया। पहले तो मैंने मेरा मैकेनिकल सारे ख़त्म करूँगा, उसके बाद उसमें पकड़ूंगा। हम्म, तब तक अभी 1 साल 2 साल लगेगा मुझे, क्योंकि ये इसको सारे ख़त्म करना हम्म, जरूरी है जो हमारा बाकी पार्ट है। तो इसमें क्या है कि टाइम हम्म, मिलना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि हमें क्लास क्या होता है, हर बार ना क्लास कराना पड़ता है। जैसे हाँ, मैथमेटिक्स है, पिछले साल भी पढ़ाया, इस साल भी पढ़ाया। एप्टीट्यूड है, पिछले साल भी पढ़ाया, इस साल भी पढ़ाया। अब ये पढ़ाने के चक्कर में क्या होता है, टाइम बहुत लग जाता है। तो इसके कारण अब क्या होता है, हमेशा मटेरियल अपडेट करना पड़ता है। तो ये सब के चक्कर में हमें जो टाइम मिल रहा है, जैसे जितना मटेरियल है उसको, जैसे पिछले साल था इस साल सारा अपडेट हो गया। अब उतना बड़ा मटेरियल जो बच्चे पढ़ पढ़ के मतलब खत्म नहीं कर पाता है, हमें उसका अपडेट भी करना पड़ता है, तो इट टेक्स टू मच टाइम। इसलिए हम अभी जो हम्म, प्रोग्रेस है आप देखोगे स्लोली स्लोली बढ़ रहा है, कि धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट को हम लेके आ रहे हैं और एक एक सब्जेक्ट को खत्म करते जा रहे हैं। ये जैसे ये वाला खत्म होगा फिर मैंने जीएस का भी काम करूंगा। और मेरा ये है कि जो जीएस का भी मतलब काम, लेकिन तब तक अभी तक मैं भरोसा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जो बच्चा भी पढ़ रहा है आपको ये जुगाड़ से ही करना पड़ेगा। तुमको भी अगर करना है तो तुमको जुगाड़ से ही करना पड़ेगा कि भाई जो जो दुनिया में रिसोर्स है सारे इकट्ठा करो। इकट्ठा करने के बाद भी सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, सारे इकट्ठा भी कर लो, उसके बाद भी तुमको दिखेगा दैट इज नॉट सफिशिएंट। ना तो सफिशिएंट है ना तो कंप्लीट है। अभी तक जितना सब्जेक्ट मेरे पास है, ठीक है, अभी 15 सब्जेक्ट हो गया, 15 सब्जेक्ट मेरे पास है। और गेट का छोड़ के बाकी जो दो है वो अलग है, जो मेकाट्रॉनिक्स रोबोटिक्स है। तो टोटल मिला के 17 सब्जेक्ट जो अभी कराया हूँ, ये सब कंप्लीट है। 100% इसमें कंप्लीट कर दिया, जो बाकी भी सारे हाई अभी। वेटेज वाले हैं टॉपिक्स हम्म, वो कंप्लीट है सर। हाँ, हाँ, जो प्रायोरिटी बेसिस में वो कंप्लीट है, लेकिन फिर भी वो भी तो प्रायोरिटी। बाकी लो प्रायोरिटी वाला भी तो कराना है। वो तो दूसरे एग्जाम में हाँ, आता है ना, जो तुमको फिर मेहनत हाँ, करना पड़ा। दूसरे एग्जाम्स में है सर। दूसरे एग्जाम में आता है, गेट में लो प्रायोरिटी है उसका, बट दूसरा एग्जाम में आ जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसको खत्म करना जरूरी है। तो उसको मैं पहले खत्म करूंगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। क्योंकि तुम बताओ कि 15 सब्जेक्ट का ये जो हमने स्प्रेडशीट दिया है, उसको फॉलो करना ही कितना मुश्किल है, जहां पे एकदम सारे सीक्वेंस में डाला हुआ है। आप अगर उसको सारे। रियली सर वो सारा मटेरियल ही इनफ है एक तो, और बहुत है अपने आप में, क्योंकि जैसे कि अभी जैसे मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे और ब्रांचेस के भी हैं हमारे पास में पीवाईक्यूज। तो मेरा तो ये मानना है डीपीपी के बच्चे आप इन्हें लाइफ में जो भी पीवाईक्यू वगैरह दे रखे हैं, इवन सारे एग्जाम्स के दे रखे हैं, उनको आप अच्छे से करो। जब आप उन पे अभी थॉरो हो गए हो, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो फिर आप उसके टेस्ट दो। आप हम्म। टेस्ट दो, और फिर उधर आप कहीं पे अटकते हो तो फिर से जा करके आप देखो अपने नोट्स में, और उसको बिल्डअप करो, उसके क्वेश्चंस करो। तो जितना टेस्ट देंगे वो उतना रिफाइन होता जाएगा। टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मंडल का और इमेज याद है ना, कि भाई मंडल्स दीनी लाई सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे इतना सीखोगे, मंडल दीनी हिले हम्म, पढ़ोगे इतना सीखोगे, बट टेस्ट दोगे फिर इतना सीखोगे। तो क्यों, क्योंकि जितना भी हम पढ़ा दे, चाहे जितना भी आप पढ़ लो, कि जब तक अपने टेस्ट दे के गलती नहीं करोगे तब तक आपको सुधार नहीं आ सकता ना। गलती सिर्फ करने से सुधार नहीं आता है, गलती करने के बाद अगर सुधार नहीं लोगे करने के बाद सुधार करके। तो वही बिल्कुल। चीज एग्जाम सेंटर में हो जाता है। हम्म, तो जो चीज आपका टेस्ट में हो जाता है गलती, सुधार जाते हो, हम्म। वही एग्जाम सेंटर में होता है। तो उसका अगर टेस्ट में ही सुधार लिया बच्चे, तो एग्जाम सेंटर में जाकर वो गलती होता ही नहीं है। अच्छा, ये वही हमारा सर, ना तो। सेम ना डाउट के साथ भी है। जैसे कि जो भी आपको कभी भी डाउट आता है एकदम से, आप इंस्टेंटली तभी उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जल्दी से जल्दी। अदरवाइज अगर यहाँ पे डाउट रह गया तो फिर वो डाउट रहेगा, और बाद में वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, फिर वो फाइनली नंबर लेकर के जाने वाला है आपके। हाँ, तुम्हारा जो डाउट मुझे याद है ठीक है, कि जो दिया डाउट है, इसलिए मैंने स्टूडेंट को देके भी रखा हूँ कि भाई ये लो व्हाट्सएप नंबर तुम्हारा, तुम मेरा किसी भी सब्जेक्ट कभी भी पढ़ लो, और अगर आपको डाउट आता है तो तुम मुझे भेज दो, तो मैं आंसर दूंगा। बहुत सारे टाइम में तुमको मैं कॉल भी करके बताया कि ये ऐसा है, ठीक है। आप जहाँ पे मैसेज से होता है मैसेज कर दो, जहाँ पे कॉल से होता है कॉल कर दो, बट हमें जहाँ पे ये 2 लाइन लिखने से, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि क्यों डाउट आ रहा है, वो 2 सेंटेंस भी मैंने बोल देता हूँ, दैट इज सफिशियंट है कि भाई ये क्लियर हो जाएगा डाउट कि क्यों हो रहा है। क्या जो हम्म, एग्जैक्टली इसके मंडल्स नोट, दैट इज मंडल्स दीनी इलाही ठीक कैसे है। तुमको हेल्प किया, एंड जो फ्यूचर एक्सपीरियंस है उसको तुम क्या कहना चाहते हो, कि व्हाई दे शुड फॉलो दिस।
सर मैं तो ये कहूंगी कि अभी जैसे अगर मैं मेरे 3 4 ऐसे एग्जाम्स निकल पा रहे हैं तो ऑल बिकॉज कि मेरे बेसिक्स क्लियर थे। और बेसिक्स क्लियर करने के लिए दीन इलाही जो मटेरियल है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बिकॉज वहां पे अभी मेरे पास में क्योंकि टाइम लिमिटेड था, वहां पे टू द पॉइंट सारी चीजें हैं और साथ ही साथ मुझे देख करके पता लग जाता है कि कौन से टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि मुझे पहले प्रायोरिटाइज करने चाहिए। तो फिर ये सब कुछ इसी तरीके से मैं आगे बढ़ी। और सबसे ज्यादा तो ये था कि मैंने अपनी गलतियां सुधारी। कई सारे मैंने टेस्ट दिए थे। तो फिर उसमें ये हुआ था कि जैसे कोई टॉपिक्स वगैरह है, अगर मेरे कुछ कंसेप्ट है वीक है तो मैं जाती थी फिर से पढ़ती थी। अगर बाई चांस फिर भी मेरे को लगता था कहीं पे मिस हो रहा है तो मैं वीडियो लेक्चर्स भी देखती थी। तो सब कुछ एक बहुत ऑर्गेनाइज फॉर्म में अगर आपको अपनी प्रिपरेशन चलानी है तो उसके लिए आपको दिन इलाई मटेरियल को फॉलो करना चाहिए। बहुत अच्छा है। तो फिर ऐसा है कि रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट है फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम? सर रिवीजन के लिए तो मैं ये बोलूंगी क्योंकि मैकेनिकल का सिलेबस इतना ज्यादा है। अगर आप करते 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 आगे चले जाओगे ना, भूल जाओगे कि पीछे पहले क्या पढ़ा था। तो वो ना भूलो, सब कुछ सही से चले, उसके लिए जरूरी है कि रिवीजन भी आप साथ के साथ करते रहो। जैसे अभी मैं ये देखती थी कि जो भी चीजें अभी मैंने पढ़ी है, मेरा हाँ पहले एक ये सजेशन रहेगा। जैसे कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, चैप्टर पढ़ा हाथों हाथ शॉर्ट नोट्स बनाए और फिर शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज करते हैं। बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगी इस स्ट्रेटेजी को। मेरा जैसे ये मानना है कि 3 से 4 बार तो आपके जो मेन नोट्स है आप उन्हीं को ही रिवाइज करो, 3 से 4 जो भी आपके इनिशियल रिविजन्स है। बिकॉज जितना आप उनको देखते हो उतना आपके माइंड में चीजें रिटेन करती हैं और फिर अल्टीमेटली आपको मेन एग्जाम में भी वो क्लिक हो पाती है वहां से। तो रिवीजन करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और फिर उसके बाद में भी जैसे अ, जब आपका एकदम टेस्ट पास में आने वाला तब आप शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लो। इसलिए मैंने बच्चे को सबको बोला कि शॉर्ट नोट तुमको बनानी है, मैं शॉर्ट नोट दूंगा। क्योंकि ऐसा है कि बच्चे क्या हम्म। करता है, पहले तो कोचिंग करो, उसके बाद हाँ, पीआईक्यू करो, उसके बाद जो क्लास में लिख के उसको शॉर्ट नोट बनाओ, जिंदगी भर सिर्फ नोट लिखने में ही लगा रह जाता है। ठीक है। एक्चुअली सर वही होता है। और क्या होता है कि ज्यादातर कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो थ्योरी थ्योरी करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पर सॉल्व नहीं करेंगे उतना। या फिर क्या करते हैं कि पहले हम सिलेबस कर लेंगे फिर उसके बाद पीवाईक्यू करेंगे, बट ये तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। आप जैसे ही पढ़ रहे हो तभी आप उसके पीवाईक्यू करो, तभी आप उसके टेस्ट दो। बिकॉज फाइनल एग्जाम में तो आपको क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं, वहां पे आपको ये थ्योरी पढ़ने वाला काम से नहीं चलेगा। नहीं, लोग पीआईक्यू का मतलब समझता है स्टेप का, कि जैसे गेट एग्जाम दे रहा हूँ, सिर्फ मैकेनिकल का गेट का ही पीआईक्यू करूंगा क्या? वो तो सारा सब टॉपिक कवर ही नहीं करता है। अगर आपका को देखो कि मैथमेटिक्स ही कर लो, कि भाई मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड पकड़ लो और अच्छा, एप्टीट्यूड में अगर कोई बच्चे बोले सिर्फ मैंने मैकेनिकल का सिर्फ पीआईक्यू करूंगा, तो उसमें तो सारे कवर ही नहीं होता है। तो तुमको ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक जो एग्जाम दे रहो उसका पीआईक्यू करने से कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो देखना होगा कि हमें हम्म। सारा टॉपिक कवर भी तो करना चाहिए। ठीक है। हाँ। इसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर ही नहीं करता है, क्योंकि हम्म। नंबर ऑफ क्वेश्चन 65 है, तो 65 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ही तो होगा एक साल में। अगर हमने 30 ईयर्स का हम्म। भी कर ले तो 65 × 30 करके कितना होगा मतलब उतना भी जो टॉपिक हो भी कुछ कॉमन आ जाएगा। आने के बाद तुम्हारा सारा जो मैकेनिकल का कॉन्सेप्ट है सारे कवर नहीं होता है। अब उसी के चक्कर में बच्चे हम्म। धुआं देखने लग जाता है कि मैंने तो सिर्फ मैकेनिकल का पीवाई क्यू मतलब, और मैकेनिकल का PYQ वो भी नहीं करता है बच्चे। बस नोट पढ़ रहा हूँ, इस सर का भी नोट पढ़ रहा जो, हूँ। हाँ, दी नहीं बताओ। लाई उसमें अच्छी बात ये है कि जैसे कई सारी जो भी एग्जाम में इसरो ले लो, डीआरडीओ ले लो, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, या फिर बहुत पहले सिविल सर्विसेज के जो एमसीक्यू आते थे वो वाले क्वेश्चन है, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। अलग से आपको अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। और अलग अलग जो मटेरियल रेफर करने की भी जरूरत नहीं कि अभी ये वाले पीवाईक्यू करने वो करने हैं। आपको टॉपिक के साथ में ही मिल जाएंगे। हाँ, वही चीज का जो सबसे कहे है, कितना कम टाइम, मिनिमम टाइम। दूसरा होता है बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ लिया एक सब्जेक्ट। भाई एक सब्जेक्ट मैकेनिकल का 50 लेक्चर से 100 लेक्चर के बीच में रहता है। हाँ। मतलब 50 to 100 लेक्चर के बीच में रहता है। अगर 2 घंटे करें माने तो 100 to 200 आवर्स के बीच में रहता है। मतलब एक दो सब्जेक्ट जैसे प्रोडक्शन छोड़ दो ऐसे।
पोर्शन भी छोटे छोटे पार्ट है, उसमें देखोगे तो ज़्यादा नहीं होता है, छोटे कि छोटे 10-15 लेक्चर में भी हो जाता हम्म, है। बट अगर आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, ये पूरा मैंने स्टिंग द मीटर्स पढ़ लिया, 70 लेक्चर पढ़ लिया, पढ़ने के बाद मैं पीवाई की उठाया, धुआं। क्यों ना, जब पढ़ाई हो रहा था वो तो अभी तक याद ही नहीं रहा। अब उसका ट्रिक कैसे बनाओगे? ठीक है, एप्टीट्यूड में तो और हम्म, खेल हो गया था। ये एप्टीट्यूड जब बना रहे थे, पूरा देश में कहीं पे एप्टीट्यूड का ये था ही नहीं। आप देख लो ना, एप्टीट्यूड कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो कहाँ है, कहीं पे नहीं है। हम्म, एप्टीट्यूड का कोई कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है वो कहीं पे नहीं लिखा है। अब हमें उसको पहले ऑर्गेनाइज करना पड़ा कि भाई कौन कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन आता है। फिर हमने पहले उसको, पहले जो जो टॉपिक लिस्ट तुमको दिया था ना, सब टॉपिक लिस्ट सबको ही दे हाँ रहा हूँ हाँ, बच्चे को। टॉपिक लिस्ट वो है। टॉपिक लिस्ट में पहले सारा टॉपिक लिखा गया कि कौन कौन सा टॉपिक से गेट में क्वेश्चन आता है, उसको फिर प्रायोरिटाइज किया गया। हम्म, प्रायोरिटाइज करने के बाद हमने जब उसको पढ़ाना शुरू किया, चाहे उसमें भी रीजनिंग भी है ना, उसमें लिखा है एप्टीट्यूड, रीजनिंग भी है, क्लॉक है, तुम्हारा कैलेंडर है, कौन सा नहीं है, सब कुछ घुसा दिया। अब इसलिए क्या हम्म, हुआ कि सबसे ज्यादा तो तेल निकला था हमारा इसमें एप्टीट्यूड में। मैं अकेले नहीं, मेरा टीम सब मिल के जब उसको ऑर्गेनाइज करने का कोशिश कर रहे थे, तेल निकल गया कौन सा टॉपिक है और क्यों दिया, कोई आता पता नहीं है। फिर जब जाके उसको एक के बाद एक ऑर्गेनाइज किया, 9 मंथ मेरा टीम और मैं लेके लगा था उसको, कि हमें तो ऑर्गेनाइज करके रहना है, मंडल लगा लगा है तो ऑर्गेनाइज इसको करना हम्म, है, जब तक ऑर्गेनाइज नहीं होगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसे करते करते मेरा जो है लास्ट ऑफ मतलब नवंबर नवंबर चला गया था उसको स्टार्ट करने में, अक्टूबर चला गया था स्टार्ट करने में, कि जब तक ये पूरा रिफ्रेम नहीं हो जाता है, फिर बाकी लोग पढ़ रहे हैं मैं भी पढ़ रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है। बाकी लोग भी थोड़ा सा हम्म, समथिंग करके चला जा रहा है, मैं भी समथिंग करूंगा, बट मंडल का एवरीथिंग होना चाहिए। तो एप्टीट्यूड में हम्म, तुम्हारा क्या कहना है कि जैसे इतना सारा एग्जाम दिया, बाकी भी जो एग्जाम देने गए वहां पे एप्टीट्यूड जो पढ़े थे उसका क्या ये है, गेट से गेट में कैसा रहा और बाकी एग्जाम में कैसा रहा? सर मेरा ये कहना है कि सबसे पहले ना स्टूडेंट्स को मैथ्स और एप्टी ही सबसे पहले करना चाहिए, बिकॉज वो जो है ना लॉजिकल स्किल्स आपकी क्रिएट करते हैं ना क्वेश्चन सॉल्विंग करने वाली, वो आपको आगे दूसरे चैप्टर्स में भी हेल्प करती है। और दूसरी चीज ये है कि बहुत इजी हो गया सर, जैसे मैंने लेक्चर्स वगैरह भी जो भी देखे हैं, और कुछ कुछ चीजें तो ऐसी थी, ठीक है मुझे पहले से आती थी बट थोड़े से गैप्स थे, तो फिर जैसे एक्सेल शीट से बहुत इजी था जैसे वो टॉपिक्स फाइंड आउट करना, तो फिर मैंने उधर से निपटाए। और एप्टीट्यूड मैं कह सकती हूँ स्ट्रांगली वो मेरा स्ट्रांग है, मतलब सभी रिलेटिव टू दी अदर चैप्टर्स। तो फिर मैं गेट एग्जाम में भी ये होता था कि इतना ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था एप्टी में कि सबसे पहले मैं उसी को ही उठाती हूँ, कोई भी एग्जाम हो, गेट के अलावा भी। अच्छा, तो यही है कि बच्चे को अगर पढ़ना है, अगर तुमको एप्टी स्ट्रांग करना है तो मंडल से एक बार पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे जो है बहुत जरूरी है। तुम्हारा स्ट्रांग पहले से था तो और मतलब जो उसका एक बार पढ़ने से भी हो जाएगा, बट जो बच्चे का थोड़ा स्ट्रांग नहीं है उसको ना एप्टी में तो 4-5 रिवीजन लगता है। एप्टी और मैथ सबसे पहले भी उठाने चाहिए, उनका वेटेज भी ज्यादा है, और साथ ही साथ जो वो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होती है वो आपको दूसरे चैप्टर्स में भी हेल्प करेगी। तो ये बहुत अच्छा बात है। अब आता है कि जैसे स्टूडेंट के लिए, जैसे अभी जो सबसे बड़ा दिक्कत है कि सोशल स्टिग्मा क्या होता है ना, जैसे जब अभी तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, अभी क्या होगा कि सारा दुनिया अलग तरीके से बिहेव करता है। हम्म, एक भी अगर सरकारी नौकरी मिल गया, उसके बाद पूरा दुनिया अलग तरीके से बिहेव करता है, पूरा सराउंडिंग्स, पूरा रिश्तेदार, पूरा सब लोग अलग तरीके से बिहेव करता है। जब तक सिलेक्शन नहीं होता है वही सब लोग अलग तरीके से बिहेव करता है, तो स्टूडेंट उसमें बहुत डीमोटिवेट होता है। तो हाउ दे गेट मोटिवेटेड, कि ऐसे क्या प्रोसेस लगाया जाए कि जिससे आप खुद के ऊपर भरोसा करें, बट कैसे करें? मतलब ऐसे होता है सारे, तो पूरा मार्केट में चल रहा है कि खुद के ऊपर भरोसा रखो, मैं कर लो, ये कर लो, बट हम्म, रखे तो कैसे रखे? तो उसका कोई स्टेप बाय स्टेप अगर जैसे हो जाए कि आपने पढ़ाई कर रहे हो उससे अच्छा हो रहा है कि आप कर पा रहे हो, ये जैसे मतलब 15 दिन सेल्फ कॉन्फिडेंस, 15 दिन में डाउन हो जाता है, दो लोग आके बोल देता है तेरे से नहीं होगा, बस तो ऐसे ही धज्जे उड़ जाता है। अभी अगर तुमको बोला जाए, तुमको बोलेंगे मैं तो कर लूंगी, क्या फर्क पड़ता है, मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, मुझे अभी अभी मतलब अभी कॉन्फिडेंस आ गया क्योंकि सिलेक्शन हो गया।
जब तक एक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक बच्चे का बहुत दिक्कत होता है कि मेरे से होगा नहीं होगा। हो जाएगा। अब और जो दिक्कत खुद से ना डाउट हो, दुनिया का सब लोग आके डाउट करा देंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा। वही सर, अभी मेरा ऐसा यही कहना है जैसे बच्चों को। अभी जब मैं जॉब छोड़ के आ रही थी तो लोगों ने मुझे यही कहा था कि तुम क्यों छोड़ रहे हो, तुम्हारी इतनी अच्छी नौकरी है, क्यों छोड़ रहे हो। हर मतलब 10 में से 9 लोगों का यही कहना था। तो फिर अभी कहीं ना कहीं जैसे पेरेंट्स हैं तो फिर उनको भी एक बार को लगता है कि यार रिस्क तो ले रही है। बट फिर मैंने ये डिसाइड करा और मेरे पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया भाई हम नहीं सुनेंगे, हम बस चुपचाप तैयारी करेंगे। तो मेरा भी बच्चों को यही कहना है कि तुम अपने आप को आइसोलेट कर लो, ऐसे लोगों की मत सुनो। प्लीज सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम अपनी स्टडीज को दो, अपना पूरा एफर्ट टाइम एनर्जी। और तो और क्या होगा कि धीरे धीरे आप जैसे टेस्ट दोगे, सब्जेक्ट डेवलप करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हाँ आप एग्जाम निकाल सकते हो। और फिर उससे क्या होगा कि आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा, आप निकाल लोगे एग्जाम। तो अल्टीमेटली नेगेटिविटी मत आने दो, दूर रहो। जो आपके अच्छे वेल विशर लोग हैं उनसे बात किया करो, जो आपको कॉन्फिडेंस दे। बहुत अच्छा बोला। चलो, ऑल द बेस्ट एंड वर्ल्ड इज टू स्मॉल, विल मीट अगेन एंड अगेन। तो मुझे लगता है हम नेक्स्ट जो है और एक ऐसी पॉडकास्ट टाइप का करेंगे, बट दूसरा तुम्हारा और एक एग्जाम क्वालिफाई हो जाए फिर। ठीक है। ओके। ठीक है, क्योंकि होता जाएगा, हाँ। मुझे पता है। एक बार जिस थ्रेशोल्ड पार कर गई उसके बाद तुम्हारा जो जिस तरह से पढ़ाई किया, अब मंडल दीन इलाही भी है और उसके साथ साथ जो पढ़ाई तुम कर रहे हो, तो वो आपका और भी सिलेक्शन के एक के बाद एक सिलेक्शन देता ही जाएगा। तो इसलिए हम नेक्स्ट जो पॉडकास्ट टाइप का ऐसे जो करेंगे, पॉडकास्ट मतलब हमारा एक स्टूडियो में होना चाहिए, हाँ बट हम थोड़ा दूर में हैं तो इसलिए हम जैसे थ्रू ऑनलाइन में ही कर रहे हैं। तो हम दूसरा जो है तुम्हारा और एक नौकरी आ जाए फिर हम दूसरा करेंगे। ठीक है। बिल्कुल चलो, सर। खुश रहो। बाय बाय, हमेशा ओके। खुश रहे। और टेंशन नहीं लेने का, चाहे हाँ नौकरी करने जाओ चाहे कहीं भी जाओ। आपको दुनिया में मंडल थ्योरम में हमेशा ध्यान रखे, 8 बिलियन लोग हैं, 8 बिलियन, 800 करोड़ जो तुमको दुखी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप अकेले हो जो आपको खुश रहने के लिए मतलब रह सकते हो आप खुद अकेले। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि खुश रहना सबसे जिंदगी का पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। और बाकी जो दुनिया में जो लोग हैं वो परेशान करेंगे ही करेंगे, अगर नहीं कर रहा है तो यू आर लकी इनफ। ठीक है। अगर आपने जॉब में भी जाए, अगर आपने किसी भी कंडीशन में किसी भी जगह में चला जाए, तो आपको जो है दुखी दुखी करने के लिए एवरीवेयर आपको लोग मिल ही जाएंगे। खुशी करने के लिए मिलना बहुत ही मुश्किल है, अगर मिल जाए बहुत बड़ी बात है। और ना मिले तो दुखी नहीं होना है, खुद जो है हमेशा खुश रहना है। और बाकी दुनिया में जो जो हो रहा है होने दो, अपना काम करो और खुश रहो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। दूसरा नौकरी के बाद बिल्कुल। हम फिर मिलेंगे। ठीक है। और थैंक यू सर। मिलेगा, आई नो। हाँ ठीक है, सर। आई आई हैव ऑल्सो कॉन्फिडेंस। ठीक है। चलो, थैंक यू खुश रहो। सर। बाय 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 बाय।